हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में आज हम जीडीपी को समझेंगे। ठीक है। हम काफ़ी बार ये शब्द सुनते हैं, जीडीपी, समाचारों में बताते हैं कि चीन की जीडीपी दर 8% रही है, मलेशिया की जीडीपी दर 4.5% रही है, भारत की जीडीपी दर 5% रही है। ये देश की विकास दर होती है। इसका सीधा सीधा मतलब उस वर्ष उस देश की अर्थव्यवस्था में हुए विकास को प्रदर्शित करने से हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे भी सकल घरेलू उत्पाद क्या है। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? एक निश्चित समयावधि में देश की सीमा के भीतर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग जीडीपी कहलाता है। ठीक है। एक निश्चित समयावधि, जिसे हम 1 वर्ष ले सकते हैं, में देश की सीमा के भीतर, यानी उसकी जो सीमा है उसके अंदर, यानी देश के अंदर समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का जो प्रोडक्शन होता है और उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है, उसे हम जीडीपी में शामिल करते हैं। एक बात ध्यान रहे, यहाँ जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं वो फिनिश्ड गुड की फॉर्म में लेते हैं, अर्थात वस्तु जब पूर्णतः उपभोग के लिए तैयार हो जाती है, यानी अब उपभोक्ता उसे लेंगे या अधिग्रहण कर लेंगे। ठीक। हमें यह हमेशा याद रखना है कि वस्तु देश की सीमा के अंदर किसी भी व्यक्ति द्वारा उत्पादित हो, चाहे वह व्यक्ति देश का नागरिक हो या विदेशी हो, चाहे उत्पादन सरकार द्वारा किया गया हो या किसी कंपनी द्वारा, बस शर्त यह है कि देश की सीमा में उत्पादित हो। इन सभी वस्तुओं को जीडीपी में काउंट किया जाता है। ठीक है। महत्वपूर्ण बात यहाँ लिखी है, एक ही वस्तु को 2 या 2 बार से अधिक जीडीपी में शामिल ना हो सके, इसलिए अंतिम उत्पाद को ही लिया जाता है। एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ। जब एक मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन का निर्माण होता है तो उसे पहले उसके पार्ट बनते हैं, जैसे उसकी डिस्प्ले या स्क्रीन अलग बनती है, उसकी बैटरी अलग बनती है, उसकी बॉडी अलग बनती है। इन्हें हम जीडीपी में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि यह सब उपभोग या अधिग्रहण के लिए तैयार वस्तुएं नहीं हैं। जब इन सभी को असेंबल करके मोबाइल फ़ोन बन जाता है, उसे हम अंतिम उत्पाद कहेंगे, क्योंकि अब इससे नया उत्पाद नहीं बनेगा, क्योंकि मोबाइल बन गया, अब इससे कोई नया उत्पाद नहीं बनेगा। दोहरी गणना से बचने के लिए हमेशा जीडीपी में अंतिम उत्पाद लिया जाता है। राइट। अब हम देखते हैं जीडीपी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, जीडीपी ज्ञात करने के लिए निजी उपभोग, व्यावसायिक निवेश, सरकारी निवेश, आयात निर्यात का अंतर, जिसे शुद्ध निर्यात कहते हैं, इन सबको जोड़ा जाता है। अर्थात इन घटकों के योग से जीडीपी ज्ञात की जा सकती है। आइए इन घटकों को विस्तार से समझते हैं। अर्थात निजी निवेश क्या होता है, व्यावसायिक निवेश क्या होता है, सरकारी निवेश क्या होता है, तथा शुद्ध निर्यात किसे कहते हैं। बात करते हैं निजी उपभोग, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट। व्यक्ति अपनी निजी आवश्यकताओं को या रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो भी वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है या उपभोग करने के लिए उनका अधिग्रहण कर लेता है। ठीक है। ये वस्तुएं 2 प्रकार की होती है। एक तो जिसे हमने खरीदा और साथ के साथ उपभोग किया, वस्तु ख़त्म, जैसे दूध, सब्जी, फल लेते हैं, खा पी लेते हैं और वस्तु ख़त्म हो जाती है, उसका उपभोग पूरा हो जाता है। और दूसरी वस्तु होती है टिकाऊ वस्तु, जैसे बाइक, कार, मोबाइल, एक बार पैसे लगाकर अधिग्रहण कर लेते हैं और फिर इसका उपभोग करते रहते हैं। अब बात करते हैं व्यावसायिक निवेश का। व्यावसायिक निवेश क्या होता है? जब व्यक्ति या कोई फर्म व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पूंजी का निवेश करता है, जैसे किसी ने कॉटन फैक्ट्री लगा ली, किसी ने डेयरी प्रोडक्ट के लिए यूनिट लगा दी,
ये सब व्यावसायिक निवेश कहलाते हैं। किसी ने मशीनरी परचेज की है अपनी फैक्ट्री के लिए, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, व्यावसायिक निवेश। हाँ, एक बात ध्यान रहे, घर खरीदना भी व्यावसायिक निवेश में शामिल होता है, न कि व्यक्तिगत निवेश में, क्योंकि व्यक्ति घर खरीद कर आगे उसे रेंट पे देता है और उससे इनकम जनरेट होती है, राइट। इसलिए घर खरीदना व्यावसायिक निवेश में शामिल किया जाता है, ठीक है, राइट। अब बात करते हैं सरकारी निवेश, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सरकार द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के व्यय जिससे देश के आर्थिक व सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है, यानी उससे ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे कुछ प्रोडक्टिव हो, चाहे वो देश की जनता के स्वास्थ्य के लिए हो, शिक्षा के लिए हो या रोजगार में सहायक हो। जैसे सरकारी कर्मचारी और उनकी सैलरी, शिक्षक, डॉक्टर और पुलिस, डिफेंस, इन सब की सैलरी देश की जीडीपी में काउंट होती है, क्योंकि ये सब सैलरी के बदले सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, सभी की निर्माण को भी हम सरकारी निवेश में शामिल किया जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है, याद रखना बच्चों, सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्यों हेतु जो स्थानांतरण भुगतान किए जाते हैं, ठीक है, जैसे वर्तमान में हम सुन रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जैसे बुढ़ापा पेंशन हो गई, रोज़गार भत्ता हो गया, बेरोज़गारी भत्ता हो गया या गरीब कल्याण भत्ता होगा, ये सब क्या है, सिर्फ सरकार के खर्चे हैं, इनसे कुछ प्रोडक्टिव चीज़ नहीं हासिल होती सरकार को, इसलिए इन्हें सरकारी निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। ये बात हमेशा याद रखना। अब हम बात करेंगे शुद्ध निर्यात, जीडीपी का लास्ट घटक है। शुद्ध निर्यात क्या होता है, ठीक है, जब कोई राष्ट्र कुल निर्यात में से कुल आयात घटाता है तो उसे शुद्ध निर्यात कहते हैं। कुल निर्यात में से कुल आयात को जब घटाता है तो उसे शुद्ध निर्यात कहते हैं। आयात क्या होता है, निर्यात क्या होता है, ये तो सबको पता ही होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आओ हम समझते हैं। भारत और चीन का उदाहरण ले लेते हैं। भारत ने चीन को 100 करोड़ का गेहूं भेजा फॉर एग्ज़ाम्पल, और चीन ने भारत को मान लिया 80 करोड़ के कंप्यूटर सेट भेज दिए, ठीक है, चाहे कुछ भी ले लो, मैंने कंप्यूटर सेट लिए हैं, कुछ भी ले सकते हो। अर्थात भारत ने गेहूं निर्यात किया है, कितना, 100 करोड़ का गेहूं चाइना को निर्यात किया है, और 80 करोड़ के कंप्यूटर सेट आयात किए हैं भारत ने। तो भारत का शुद्ध निर्यात क्या हुआ, धनात्मक 20 करोड़, 20 करोड़ हुआ धनात्मक, यानी निर्यात 100 करोड़ है और उसमें से आयात 80 करोड़ को घटाते हैं तो हमें 20 करोड़ प्राप्त होते हैं। मैंने यहाँ धनात्मक क्यों कहा, ये याद रखना कि शुद्ध निर्यात ऋणात्मक भी हो सकता है, जब हमने आयात ज़्यादा किया हो और निर्यात कम किया हो। किसी भी देश की जीडीपी में वृद्धि तभी होगी जब उसका शुद्ध निर्यात धनात्मक होगा, अर्थात निर्यात का देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान होता है, ये बात हमेशा याद रखना। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का पता जीडीपी दर से ही लगता है, क्योंकि ये विकास दर है देश की, यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, उसकी विकास रेट क्या है, तो वो जीडीपी दर होती है, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है और मैं अच्छी तरह से सभी को समझा पाया हूँ। मैंने कोशिश तो भरपूर की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।